सखी सहेली। सखी सहेली। सखी सहेली सुनने वाली सभी सखियों, सहेलियों और श्रोताओं को नेहा शर्मा और प्यारी बुआ का नमस्कार। तो प्यारी बुआ, आज बहुत ही जरूरी दिन है, बहुत ही जरूरी नहीं कह सकते, बहुत ही खास दिन है, ऐसा कह सकते हैं। जरूरी भी होता ही है। हाँ? जब खास है तो जरूरी भी है, जरूरी है तो खास है, क्योंकि संगीत के बिना तो दुनिया ऐसी ही है जैसे कि क्या कहा जाए, बिना नमक बिना शक्कर के खाना, है ना, मतलब परहेज वाला खाना। वैसे ही जीना पड़ेगा। अगर हमने संगीत को अपने जीवन से थोड़ा भी अलग किया तो ऐसा लगता है कि फिर क्या जीवन, सोच ही नहीं सकते ना हम उसके बारे में। नहीं, बिल्कुल मत सोचो, जलेबी की तरह घुमाओ मत। विश्व पियानो दिवस है, तो इसकी ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देते हैं सभी को। बिल्कुल, बहुत बहुत बधाई हो। विश्व पियानो दिवस है और बड़ा खास दिन, बड़ा तरीका है इसको मनाने का, जो है वो जो दिन निर्धारित किया गया है वो बहुत मजेदार है ना। बिल्कुल। और इसके साथ ही आज हम सखी विशेष में बात करने वाली हैं रानी चेन्नम्मा की। और एक बहुत ही जरूरी बात कि संदेश अर्थ होते हैं या अनर्थ, क्या बन जाते हैं हमारे संदेश। और विशेष तौर से हम बात करेंगे सोशल मीडिया वाली पे जो संदेश भेजे जाते हैं उनके बारे में। और फेसबुक हो, चाहे आपके व्हाट्सएप के संदेश हो, या उसके संग जो हम इमोजीज भेजते हैं, यानी कि जो चेहरे मोहरे भेजते हैं, जो और इशारे करते हैं, वो क्या क्या कहते हैं और उसके क्या क्या मायने हो जाते हैं, उसके बारे में जरूर बात करेंगे, है ना। और नवरात्रि का पर्व चल रहा है, तो इस मौके पर हम बात करेंगे नव दुर्गा के औषधीय रूप क्या हैं, यानी कि नव दुर्गा और 9 औषधियां। जी, क्या बात है। तो इसके बारे में हमारे साथी भी बहुत सारी चीजें जानते हैं और एक साथी ने ही ये याद भी दिलाया था, इसीलिए इसको हम शामिल कर रहे हैं। वैसे पियानो दिवस पर जानकारी तो तुम दोगी ही, लेकिन हमारी जो साथी ने भेजा है वो हम पहले पढ़ देते हैं। इस वर्ष विश्व पियानो दिवस 29 मार्च को मनाया जा रहा है, यानी कि हर साल अलग अलग दिन पड़ता है भाई, जी, है ना। और क्योंकि वर्ष के 28वें दिन, 88वें दिन मनाया जाता है, और ये 88वां दिन ना, क्यों निर्धारित किया गया? भैया 28वां नहीं है, 28 नहीं बोला, 88 वाला जो दिन है वो इसलिए चुना गया है क्योंकि आधुनिक पियानो में 28 कुंजी होती है, यानी कि 28 की हो 88 सॉरी, ये 88 और 28 का जो है वो काफी हमारा टंग ट्विस्टर चल रहा है, ऐसा कह सकते हैं। टंग ट्विस्टर चल रहा है, लेकिन नहीं भाई, ये हम फिर से बता दें, 88 है, यानी 88वां। जी, 88वां जो दिन जो होता है वर्ष का, इसलिए उस दिन मनाते हैं क्योंकि इतनी ही कुंजियां होती हैं आधुनिक पियानो में। और यही कारण है कि जर्मन पियानो वादक निल्स फ्राइम ने ये तय किया था कि साल में जब 88वां दिन आएगा गिनती के हिसाब से, तो उस दिन मनाया जाएगा विश्व पियानो दिवस। और जब लीप ईयर आता है तो फरवरी में 28 की जगह हो जाते हैं 29 दिन। तो उसी तरह से एक दिन बढ़ जाने की वजह से उस साल में, यानी हर 4 साल में एक बार 28 मार्च को ये दिन मनाया जाता है, क्योंकि एक दिन बढ़ जाता है तो एक दिन पहले आ जाता है। क्या बात है। तो इस तरह से जैसे कि सब चीज़ का उद्देश्य होता है मनाने का, तो विश्व पियानो दिवस मनाने का उद्देश्य हमारे साथी ने लिखकर भेजा है कि संगीत के विकास को बढ़ावा देना और पियानो बजाने की खुशी को साझा करने के लिए मनाया जाता है। बिल्कुल। और पियानो का अगर निर्माण कब हुआ था ये हम सोचें तो बता दो, सोचेंगे। इटालियन वाद्य निर्माता बार्थोलोमेओ क्रिस्टोफर ने इसे बनाया था 10वीं शताब्दी में, लेकिन तब से लेकर अब तक तो पियानो के जो जैसा दिखता है वो काफी स्वरूप जो है वो काफी बदल गया है। वो लगभग सभी वाद्य यंत्रों में हुआ है, और जैसे जैसे लोगों को समझ में आया कि इसमें और कुछ बेहतर किया जाए तो जोड़ते चले गए, और सच में कुछ न कुछ तो अच्छा निकला। यानी कि ये कह सकते हैं कि वाद्य यंत्रों का भी विकास हुआ धीरे धीरे, और विकास के बाद जो है सामने उसमें 88 जो है वो की हैं इसमें, और इसी आधार पर ये मनाया जाता है। तो सभी को एक बार फिर से बधाई जी, और एक गीत सुन लेते हैं। हाँ।
जाग उठी, कौन आया कि निगाहों में चमक जाग उठी, दिल के सोए हुए तारों में खनक जाग उठी, कौन आया। किसके आने की खबर लेके हवाएं आई, किसके आने की खबर लेके हवाएं आई, जिस्म से फूल चटकने की सदाएं आई, जिस्म से फूल चटकने की सदाएं आई, रूह खिलने लगी, रूह खिलने लगी, सांसों में महक जाग उठी, दिल के सोए हुए तारों में खनक जाग उठी, कौन आया कि निगाहों में चमक जाग उठी, दिल के सोए हुए तारों में खनक जाग उठी, कौन आया। किसने ये मेरी तरफ देख के बाहें खोली, किसने ये मेरी तरफ देख के बाहें खोली, शौक जज्बात ने सीने में निगाहें खोली, शौक जज्बात ने सीने में निगाहें खोली, होठ तपने लगे, होठ तपने लगे, जुल्फों में लचक जाग उठी, दिल के सोए हुए तारों में खनक जाग उठी, कौन आया कि निगाहों में चमक जाग उठी, दिल के सोए हुए तारों में खनक जाग उठी, कौन आया। किसके हाथों ने मेरे हाथों से कुछ मांगा है, किसके हाथों ने मेरे हाथों से कुछ मांगा है, किसके ख्वाबों ने मेरी रातों से कुछ मांगा है, किसके ख्वाबों ने मेरी रातों से कुछ मांगा है, सांस बजने लगी, सांस बजने लगे, आंचल में धनक जाग उठी, दिल के सोए हुए तारों में खनक जाग उठी, कौन आया कि निगाहों में चमक जाग उठी, दिल के सोए हुए तारों में खनक जाग उठी, कौन आया। तो बुआ जी 28 और 88 बोलने में इस तरह से 8 का आंकड़ा इस तरह से उलझा कि एक और जो 8 से संबंधित चीज है जो कि खास है उसके खास बारे में है। तो हम बोलना ही भूल गए। बोलना भूल गए या यूं कहें कि बधाई देना भूल गए, तो भाई जी। अब दे देते हैं क्योंकि 8 का जो आंकड़ा है आज बड़ा खास है। तो नवरात्र का 8वां दिन है और अष्टमी का दिन है, तो अष्टमी की ढेर सारी बधाइयाँ। तो इसके बारे में हमारे एक साथी लिखते हैं कि माँ शैलपुत्री गिरिराज हिमवान की पुत्री हैं। मान्यता है कि अपने पूर्व जन्म में ये दक्ष प्रजापति की पुत्री सती थी। इनका विवाह भगवान शिव से हुआ। दक्ष ने एक यज्ञ के आयोजन में शिव जी को आमंत्रित नहीं किया। इस अपमान से क्षुब्ध होकर सती ने योगाग्नि द्वारा उस रूप को भस्म कर दिया। वहीं सती अगले जन्म में हिमालय की पुत्री शैलपुत्री के रूप में जन्मी। इन्हें पार्वती के नाम से भी जाना जाता है, जो शंकर जी की अर्धांगिनी बनी। तो भाई इस प्रथमम शैलपुत्री च यानी कि पहले दिन शैलपुत्री की आराधना की जाती है और इसी के साथ नवरात्र शुरू हो जाता है। लेकिन आज हम बात करने जा रहे हैं 9 औषधियों की, और प्रथमम शैलपुत्री की जो बात हो रही है, इस दिन जो है वो हरण इससे जुड़ता है और कई प्रकार के रोगों में काम आने वाली औषधि हरण जो है हिमावती है, जो शैलपुत्री का ही एक रूप है और आयुर्वेद की प्रधान औषधि है। ये पथ्या, हरितिका, अमृता, हेमवती, कायस, चेतकी और श्रेयसी 7 प्रकार की होती है। और
दूसरे नंबर पर पूजा होती है माँ ब्रह्मचारिणी की, जिसके साथ जोड़ा गया है जो औषधि को जोड़ा गया है वो है ब्राह्मी। और ब्राह्मी आयु और याददाश्त बढ़ाकर रक्त विकारों को दूर करके स्वर को मधुर बनाती है, इसलिए इसे सरस्वती भी कहा जाता है। जी हाँ, और अब तीसरे दिन की बात करें तो चंद्र घंटा, इससे औषधि का नाम है चंदूसूर, जो कि धनिये के समान का पौधा है और मोटापा दूर करने में लाभदायक है, और इसीलिए इसे चर्महंती भी कहते हैं, यानी कि चर्बी घटाता है। ये तो काफी काम की है, काम की चीज। और चौथे नंबर पर बात होती है माँ कुष्मांडा की, और इनके साथ जुड़ती है औषधि पेठा। तो इस औषधि से पेठा मिठाई बनती है, इसलिए इस रूप को पेठा कहते हैं। इसे कुम्हड़ा भी कहते हैं, जो सफेद कुम्हड़ा होता है वो जी, जो रक्त विकार दूर करके पेट को साफ करने में सहायक है। मानसिक रोगों में ये अमृत के समान है। आजकल सैक्रीन से बनने वाला पेठा नहीं खाते हैं लोग, और घर में बनाए चीजें वो खाते हैं अपना, और खुद जो बनाते हैं। हाँ, खुद बनाए खाएं, ये तो सभी चीजों के लिए है, लेकिन पेठा के तो आजकल लोग जूस भी पी रहे हैं, बड़ा फायदेमंद होता है, सफेद रंग का जो होता है। अब बात आती है पंचमी की। स्कंद माता, देवी स्कंद माता औषधि के रूप में अलसी में विद्यमान है, और अलसी सब जानते हैं वात पित्त कफ रोगों की नाशक औषधि है। फाइबर की मात्रा बहुत अधिक होती है। इसे काले नमक से भूंजकर प्रतिदिन सुबह शाम लेना चाहिए, खून भी साफ करता है, और अलसी से कोलेस्ट्रॉल भी कम होता है, मतलब नियंत्रित रहता है। बिल्कुल। और छठवें दिन पूजा होती कात्यायनी की, जिन्हें आयुर्वेद में कई नामों से जाना जाता है, जैसे अम्बा, अम्बालिका, अंबिका। इसके अलावा इन्हें मोइया भी कहते हैं, और ये औषधि कफ, पित्त और गले के रोगों का नाश करती है, और सभी प्रकार के रोगों में लाभकारी, मन और मस्तिष्क के विकारों को दूर करने वाली औषधि है नागदौन। ये कालरात्रि से संबंधित है, यानी कि सप्तमी के दिन कालरात्रि, ये देवी नागदौन औषधि के रूप में जानी जाती हैं। और पाइल्स के लिए रामबाण औषधि है, इसे स्थानीय भाषा में दूधी भी कहा जाता है। जी। और अष्टमी के दिन, यानी आज का जो दिन है, तिथि है, उस दिन पूजा होती है महागौरी की, और इनके साथ जुड़ी है औषधि तुलसी। तुलसी भी 7 प्रकार की होती है, सफेद तुलसी, काली तुलसी, मरुता, दवना, कुढ़ेरक, अर्जक और षटपत्र। ये रक्त को साफ करके हृदय रोगों का नाश करती है, और एकादशी के दिन ऐसी मान्यता है कि उस दिन छोड़कर बाकी सभी दिन सुबह इसे ग्रहण किया जा सकता है। जी हाँ। नवमी यानी सिद्धिदात्री का दिन, दुर्गा का नवा रूप, जिसे नारायणी शतावरी कहते हैं, ये बल, बुद्धि और विवेक के लिए उपयोगी है, विशेषकर प्रसूताओं के लिए, और इनके लिए रामबाण औषधि है, इसलिए इसका सेवन करना चाहिए। तो भाई, नवरात्रि का पावन अवसर चल रहा है, औषधियों का सेवन और इसके बारे में जानकारी हो गई। सभी स्वास्थ्य लाभ करें और प्रसन्न रहें। तो चले माँ की शरण में। बिल्कुल। मधुगंध जग में छाई
तेरे दीवाना जाने कोई, तेरे दीवाना जाने कोई, आंसुओं की मांग है आई, मेरी लाज लाज रखो, मेरी माई मेरी लाज लाज रखो, मेरी माई। पीर नीर में नहीं समाए, पीर नीर में नहीं समाए, क्षितिज पार स्वर आए जाए, क्षितिज पार स्वर आए जाए, कथान मेरी मेरे स्वर ने, कथान मेरी मेरे स्वर ने, माँ को कभी सुनाई, मेरी लाज लाज रखो, मेरी माई तेरी चरण शरण में आई, तेरी चरण शरण में आई, माई आई, मेरी लाज लाज रखो, मेरी माई मेरी लाज लाज रखो, मेरी माई। क्या बात है। तो ऐसे सब जब गीत सुन लेते हैं, ऐसा भजन सा सुन लेते हैं, तो ऐसा मन शांत हो जाता है। लगता है कुछ कहा ना जाए, चुपचाप रहा जाए। रहा जाए। हम्म, लेकिन फिर भी कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं जिनके बारे में बात करना शायद कहीं कहीं इससे भी ज्यादा अच्छा लगता है। और जब बात आती है वीरांगनाओं की तो उसके लिए तो हर समय मन करता है ना। बिल्कुल। और वैसे एक बात है कि हमारे साथी ने एक बार लिखा था कि हम लोग कार्यक्रम में भजन नहीं सुनाते हैं, तो भाई देखिए आज भी सुना दिया। और वैसे भी समय बेसमय पे मतलब और भी समय पर हम जी। सुनाते रहते हैं, कुछ अवसर हो तो भी, और वैसे भी अच्छा लगता है। कुछ प्रार्थनाएं भी हम सुनाते हैं। तो ऐसा नहीं है, प्रयास तो हमारा यही रहता है कि हर तरीके की बातें की जाए, और ख़ास तौर से हमारे आज़ादी में जिन लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी, बहुत कुछ किया, उनके बारे में हम बात करें। और उसी कड़ी में हम बात करने जा रहे हैं रानी चेन्नम्मा की। बिल्कुल। और भारत की वीरांगनाओं की जब जब बात होती बुआ जी, तब तब उनकी वीरता के किस्से हमें जीवन में कुछ करने के लिए प्रेरित करते हैं। बिल्कुल। और ऐसी ही एक वीरांगना है जिनकी हम आज बात करने वाले हैं। भारत की पहली महिला क्रांतिकारी के रूप में मशहूर हैं रानी चेन्नम्मा। और ब्रिटिश राज से स्वतंत्रता संग्राम से 33 साल पहले ही इन्होंने लोहा लिया। 20,000 सिपाहियों और 400 बंदूकों का सामना करने के लिए सामने आई कर्नाटक के कित्तूर की रानी चेन्नम्मा का ये साहस आज भी याद किया जाता है। अब ये कदम उन्होंने क्यों उठाया, इसके लिए उन्हें ये साहस कहाँ से मिला, इसका जवाब भाई उनके बचपन में छुपा हुआ है। 23 अक्टूबर 1778 को कर्नाटक के बेलगाम के पास केक्ती गांव में जन्मी रानी चेन्नम्मा बचपन से ही साहसी थीं। घुड़सवारी, तीरंदाजी, तलवारबाजी और अन्य कलाओं में तो वो माहिर थी ही, साथ ही मतलब इसके अलावा सोचो पढ़ना कितना उनको पसंद था। अब उसमें भी रामायण, महाभारत, पुराण जैसे प्राचीन ग्रंथ भी जो थे वो उनके प्रिय थे, विषय थे। बिल्कुल। और उनका विवाह हुआ देसाई वंश के राजा मल्लास राजा से। कित्तूर की रानी वो बन गई। मल्लास राजा साहसी व्यक्ति थे और वो अपनी कला, प्रियता और बहादुरी के लिए काफी मशहूर थे। रानी चेन्नम्मा भी अपनी प्रजा के बीच काफी लोकप्रिय थी। और ये वो समय था जब ब्रिटिश अपना कदम जमाने लगे थे भारत में, और ऐसे में उनकी नजर राजाओं की रियासतों और उनकी जमीनों पर हुआ करती थी। कुछ ऐसी ही जानकारी हमारे साथी ने भी विस्तार से लिखकर भेजी है। और इसी दौरान ब्रिटिश राज ने नियम जारी किया कि किसी राजा के मृत्यु के बाद अगर उनका उत्तराधिकारी उनकी गद्दी पर बैठने के लिए न हो तो राज्य ब्रिटिश राज में मिला दिया जाएगा। इसे ब्रिटिश की हड़प नीति का नाम दिया गया था। और इसी दौरान रानी चेन्नम्मा ने अपने पति को खो दिया, और उनका दुख और भी बढ़ गया जब उनके इकलौते बेटे की मृत्यु भी कुछ ही दिनों में हो गई। और रानी ने अपने दत्तक पुत्र शिवलिंगप्पा को राजा घोषित कर दिया। लेकिन ये बात ब्रिटिश राज को नागवार गुजरी।
यही वजह बनी रानी चिन्नम्मा और ब्रिटिश राज के टकराव की। पहले तो रानी चिन्नम्मा ने शांतिपूर्ण ढंग से इस बात को सुलझाने की कोशिश की। उन्होंने ब्रिटिश राज सरकार के बड़े अधिकारी को पत्र लिखकर आग्रह किया कि शिवलिंगप्पा को राज करने दिया जाए, लेकिन उनकी ये अर्जी खारिज कर दी गई और ब्रिटिशों के सामने कित्तूरू डट कर खड़ा हो गया कि हम अपनी जमीन तो उन्हें नहीं लेने देंगे। बिल्कुल, अंग्रेजों की नीति जो थी ना, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत जो था कि दत्तक पुत्रों को राज करने का अधिकार नहीं दिया जाता था। तो फिर वही हुआ रानी चेन्नम्मा के साथ। अमातूर बेलप्पा इस युद्ध में शामिल थे जब डटकर वो खड़ी हुई, और अक्टूबर 1824 को पहली लड़ाई हुई जिसमें ब्रिटिश सेना को ही भारी नुकसान झेलना पड़ा और उनके केलकतर और एजेंट को जान से हाथ धोना पड़ा और कुछ ब्रिटिश अधिकारी भी बंधक बना लिए गए। और उन्हें छुड़ाने के लिए अंग्रेजों ने कहा कि भाई वो आगे युद्ध नहीं करेंगे। ये वादा करने के बाद रानी चिन्नम्मा ने अधिकारियों को रिहा कर दिया और अपना वादा तोड़ते हुए ब्रिटिश सैनिकों ने फिर से युद्ध आरंभ कर दिया। 20,000 सैनिकों और 400 बंदूकों के साथ धावा बोल दिया गया। और जब तक शारीरिक क्षमता और बल रहा तब तक रानी चेन्नम्मा डटी रहीं, लेकिन ब्रिटिश सेना की बड़ी संख्या के कारण उन्हें भारी नुकसान पहुंचाने के बाद भी रानी चेन्नम्मा आगे न लड़ सकीं और उन्हें बेलहोंगल किले में गिरफ्तार करके कैद कर लिया गया। 21 फरवरी 1829 को उन्होंने वहीं अंतिम सांसें ली। आज भी ब्रिटिश नीति के खिलाफ आवाज उठाने वाली पहली महिला के तौर पर हम उन्हें याद करते हैं। बिल्कुल, और बेलगाम के पास स्थित कित्तूर का राजमहल और अन्य इमारतें उनका गौरवशाली इतिहास हमें सुनाती हैं। और हर साल अक्टूबर 22 से लेकर 24 तक कित्तूर उत्सव मनाया जाता है और ये रानी चिन्नम्मा की जीत का जश्न है। रानी चिन्नम्मा की समाधि बेलहोंगल तालुका में एक पार्क में है। रानी चिन्नम्मा की प्रतिमा संसद भवन में भी मौजूद है। इसके अलावा कर्नाटक कित्तूर में भी उनकी प्रतिमा स्थित है। कर्नाटक में रानी चिन्नम्मा के शौर्य और साहस को याद करने के लिए लोग उनका विशेष सम्मान भी करते हैं। बल्कि पूरा देश उन्हें याद करता है और पूरा देश उनके प्रति कृतज्ञ है। देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए, भारत ये रहना चाहिए, देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। सिलसिला ये बाद मेरे यूं ही चलना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए, भारत ये रहना चाहिए। सिलसिला ये बाद मेरे यूं ही चलना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। मेरी नस नस तार कर दो और बना दो एक सितार, राग भारत मुझ पे छेड़ो, झनझनाओ बार बार, मेरी नस नस तार कर दो और बना दो एक सितार, राग भारत मुझ पे छेड़ो, झनझनाओ बार बार। देश से ये प्रेम आंखों से झलकना चाहिए, देश से ये प्रेम आंखों से झलकना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। शत्रु से कह दो जरा सीमा में रहना सीख ले, ये मेरा भारत अमर है, सत्य कहना सीख ले। शत्रु से कह दो जरा सीमा में रहना सीख ले, ये मेरा भारत अमर है, सत्य कहना सीख ले। भक्त
भक्ति की इस शक्ति को बढ़कर दिखाना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। भक्ति की इस शक्ति को बढ़कर दिखाना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। है मुझे सौगंध भारत, भूलूं ना एक क्षण तुझे। है मुझे सौगंध भारत, भूलूं ना एक क्षण तुझे। रक्त की हर बूंद तेरी है तेरा अर्पण तुझे। युद्ध ये सम्मान का है, मान रहना चाहिए। है मुझे सौगंध भारत, सौगंध भारत है मुझे। भूलूं ना एक क्षण तुझे। रक्त की हर बूंद तेरी है तेरा अर्पण तुझे। युद्ध ये सम्मान का है, मान रखना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। तो बुआ जी कुछ इसी तरह की भावना रहती होगी जब बिल्कुल। स्वतंत्रता संग्राम के लिए हमारे वीर सैनिक आगे जाते हैं तो। आगे जाते हैं, लेकिन हमारी भी ऐसी भावना हर समय रहनी ही चाहिए देश जी। के लिए, है ना। तो अब एक अंतराल ले लेते हैं। उसके बाद फिर हाजिर होते हैं। तो बुआ जी अंतराल के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा पर कार्यक्रम सखी सहेली। तो भाई अर्थ का अनर्थ होते देर नहीं लगती। कभी कभी शब्दों का सही इस्तेमाल न होने से समझने में गलतफहमी होती है और फिर कड़वाहट पैदा हो जाती है। ये हमारे साथी ने लिखकर भेजा, हम कुछ नहीं कह रहे हैं। बिल्कुल, और संदेश अगर सही तरीके से ना पहुंचे हाँ। या हम जो कहना चाह रहे हैं उसके अलावा कोई और ही बात बनकर वो पहुंच जाए तो वाकई बहुत सारी परेशानियां तो खड़ी हो जाती हैं। तो कभी कभी ये भी तो होता है कि हम ठीक ठाक कह रहे हैं लेकिन सामने वाले ने तो उन लाइनों के बीच बीच में से कुछ निकाल लिया और कहा नहीं नहीं इसके तो कहने का मतलब तो कुछ और ही है। फिर ऐसे तो कुछ नहीं कर सकते, वो तो फिर संदेशों का अलग ही तरह से उसका विश्लेषण करके जब समझ लेते हैं तो वो एक अलग बात हो जाती है। ज्यादा समझदार लोग होते हैं जी ना? बिल्कुल। हाँ, और यही इन दिनों तो लेकिन बुआ जी हम संदेश कितने देते हैं एक दूसरे को, महत्ता बढ़ती गई है बहुत क्योंकि ज्यादा। जितना फोन नहीं करते उससे ज्यादा वीडियो कॉल कर लेते हैं और जितना हम आपस में बात नहीं करते उससे ज्यादा हम चैट करते हैं या कमेंट्स करते हैं कहीं सोशल मीडिया पर जाकर किसी की पोस्ट में, और कुछ जो अपने मन में आता है बस लिख देते हैं जाकर। देखो एक तो सबसे पहले ये स्पष्ट करें कि सोशल मीडिया की जहां तक बात है, एक तो आपका अपना जैसे पेज हो गया या जहां पे भी आपने जो भी 2-3 प्लेटफॉर्म हैं, 4 प्लेटफॉर्म हैं, उस पर आपने अपना अकाउंट खोला हुआ है और उस पर चैट कर रहे हैं आपने कुछ डाला, लोगों के जो भी हैं भावनाएं आई, लोगों की प्रतिक्रियाएं आई, लोगों के कमेंट्स आए। एक ये है कि जैसे कि एक सोशल प्लेटफॉर्म होता है, मतलब सार्वजनिक तरह का जी। या यूं कहें कि किसी संस्था का, जैसे कि हमारा विविध भारती का। तो विविध भारती का जैसे है और इसमें सब एक दूसरे को जानते नहीं है और सब एक विविध भारती जो है वो एक व्यक्ति नहीं है, एक संस्था है जी, है ना। तो ये एक थोड़ा सा अलग तरीके का है
जैसे हमारा अपना निजी जो होता है जी। वो हमारा अपना है, उसमें जो भी भावनाएं आ रही हैं वो हमारी अपनी है, जी। और वो हम खुद को एक तरह से हम कह सकते हैं खुद को हम प्रस्तुत कर रहे हैं, और जो भी चीजें हम कह रहे हैं वो हमारी है। लेकिन जैसे हमने बात की विविध भारती की, तो इसका जो पेज है, इसलिए वो पेज होता है, इसलिए वो बिल्कुल। एक प्रोफाइल नहीं होती, पेज होता क्योंकि है। इसमें 5,000 से जी। ज्यादा आप लाइक्स आ सकते हैं, फॉलोअर्स हो सकते हैं, उसमें बंधन नहीं है, कोई जी। सीमा निर्धारित नहीं है, अनगिनत लोग आ सकते हैं, इसलिए इसको पेज रखते हैं। अब बात आती है कि अक्सर लोग, जैसे कि अगर व्यक्तिगत तौर पे भी कहें या किसी संस्था, जैसे कि ये उदाहरण के तौर पर हम विविध भारती ले रहे हैं, या कोई जी। और भी हो सकता है, बहुत सारे सेलिब्रिटीज होते हैं, उनके फैंस के होते हैं, किसी किसी शहर के लिए अब होता है जी। है ना, कि इस शहर के मुंबई कर एक लगा देते हैं, या मुंबई लवर्स, या किसी भी शहर के और उनके प्रेमी लोग बना देते हैं। तो इस तरीके के भी होते हैं, उसमें लोग तरह तरह की चीजें डालते हैं। तो इसमें बहुत सोच समझ के डालना चाहिए अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को, और खास तौर से जो सिंबल्स आते हैं, जो प्रतीकात्मक जो चिन्ह होते हैं, वो जो है वो क्या कह रहे हैं। आप सबको वो जो हार्ट वाला साइन है वो नहीं भेज सकते जी, है ना, क्योंकि उसका तो जी सीधा कह दिया, हम तो बड़े आसानी से भेज देते हैं। क्योंकि यहाँ पर ये एक तरह से लाइक करना या इस तरीके के जो उपलब्ध हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि हमें बात ज्यादा पसंद आ गई तो हम लव वाला साइन भेज देंगे किसी को भी, लेकिन उसका अर्थ सामने वाला कुछ और भी लगा सकता है, क्योंकि वो व्यक्ति अगर हमसे सीधे रूप से जुड़ा है तो वो ये समझ सकता है कि हमें उसकी बात पसंद आई, इसलिए हमने वो लाइक या रिएक्शन दिया उसे। लेकिन हो सकता है वो व्यक्ति हमसे उस तरह से हमें ना जानता हो और वो उसे किसी दूसरी तरह से ले ले। देखो, जानता भी हो ना तो एक सीमा होती है, क्योंकि लाइक के भी कई मायने हैं, उसके भी कई सिंबल्स हैं, उसके भी कई संकेत हैं जी। तो ये जो हार्ट वाली बात हम कर रहे हैं वो सिर्फ मोहब्बत की बात होती है, वो आपके किसी पारिवारिक से हो सकती है, परिवारजन से हो सकती है जी। और जब व्यक्तिगत पेज पर हम डालते हैं तो, या किसी के बारे में नाम लिखकर डालते हैं, तो उसका मतलब ये होता है कि आप उस व्यक्ति को, उस संदेश को नहीं पसंद कर रहे हैं, आप उस व्यक्ति को कहीं ना कहीं दिल दे रहे हैं। वो मायने जो है वो गलत लेता नहीं है, होता है उसका मतलब गलत, है ना। अब समझ में आ गया तुमको? जी बिल्कुल। अभी बचपन से जो पढ़ा रहे थे तुम्हें अब समझ में आ रहा है। हाँ वही तो, अब सोशल मीडिया आया है। जी बिल्कुल, सोशल यही तो मीडिया हम कह रहे थे कि समझ बूझ के चला करो। देखो, पसंद करने के लिए एक चेहरा जो होता है उसमें स्माइल होता है, उसमें थोड़ा ज्यादा हंसता हुआ भी चेहरा होता है, खुशी इजहार करने के भी बहुत सारे तरीके हैं जी। हर समय जरूरी नहीं है कि आप वो लव वाला साइन भेजें। अब हमारे साथी स्पष्ट समझ गए होंगे जी। अच्छा, कहीं कहीं नेहा बेटी एक बात और है, ऐसे लगता है कि हम लोग कुछ, मतलब खास तौर से महिलाएं जो होती हैं, कहते हैं कि उनको बड़ी क्षमता होती है, सिक्स सेंस होता है, वो समझ जाती हैं कि किस अर्थ से आदमी देख रहा है, किस अर्थ से, किस मायने से, किस भावना से ये चीज भेज रहा है। जी। ज्यादा समझ जाती हैं। ऐसा आभास हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आप कह रही हैं ना कि पंक्तियों के बीच में से पढ़ लेते हैं वैसे तो पंक्तियों के बीच में से वो भावनाएं आ जाती हैं और समझ में आ जाता है कि ये व्यक्ति भले ही संबोधन कोई भी इस्तेमाल कर रहा है, वो बहन बोल रहा है, बेटी बोल रहा है, या कुछ भी इस तरह का संबोधन बना रहा है जो बहुत ही आत्मीय है, लेकिन उसके बाद जो बातें लिखी हैं वो उस तरह की तो नहीं है बिल्कुल भी। तो ये बात आभास हो जाती है। हाँ, ये बातें पता चल जाती है हमें खुद कि भाई कुछ तो गड़बड़ है। तो यही तो हम कह रहे हैं कि संबोधन, बिल्कुल सही तुमने अच्छा कहा बिटिया, कि देखो भाई, संबोधन हम भले लिख दें नेहा बिटिया यहाँ पे जैसे तो उदाहरण के तौर पर, लेकिन उसके बाद की जो बात है वो बहुत मायने रखती है। और ये मत समझ लीजिए कि केवल ये लिख देने से कोई भी नाम हो सकता है, यहाँ नेहा से उदाहरण नहीं है, उदाहरण के तौर पर बस दे रहे हैं। इसका मतलब नहीं कि आपको सर्टिफिकेट मिल गया। और अक्सर लोग कुछ कुछ चीज़ों की दुहाई भी देते हैं, वो सब बातें भी हैं, लेकिन फिर भी अर्थ का अनर्थ तो होता है, कभी कभी हमारी नासमझी से भी होता है जी। तो कहीं पर भी आप इस तरीके से भेज रहे हैं तो उसके लिए 2-4 बार आश्वस्त हो जाए, ना भेजें वो चलेगा, लेकिन गलत ना भेजें जी, है ना। और अक्सर जैसे हम बोलकर टाइप करते हैं तो उसमें कुछ का कुछ लिख जाता है, है ना। उससे संबंधित जो सबसे प्रचलित शब्द होता है वो आमतौर पर लिखा जाता है। जैसे भूलना लिखना है तो उसमें भुलाना लिख सकता है ना। तो आप जैसे कि चुनाव है तो चुनाव भी लिख सकता है, चुनना लिखना होगा तो चुनना भी लिख सकता है वो। तो बड़े ऊ की मात्रा को छोटे ऊ की मात्रा, छोटे ऊ की मात्रा को बड़े ऊ की मात्रा करके भी बहुत अर्थ का अनर्थ होता है। बिल्कुल, है ना। तो इससे बहुत सारी बातें जो आप तो कहना कुछ और चाह रहे हैं, लेकिन क्योंकि आपने खुद टाइप नहीं किया और आपने एक बार बोल के जो लिखा उसे देखा नहीं, पढ़ा नहीं, सीधे भेज दिया, तो इसकी वजह से आप कहना तो कुछ चाह रहे हैं लेकिन कह कुछ जाते हैं और फिर सामने वाला गुस्सा होता है तो आपको समझ में भी नहीं आता है कि सामने वाला हम पर गुस्सा कर क्यों रहा है, क्योंकि हमने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं। हाँ, हमने तो लिखा था भूल गए, उन्होंने लिखा कि भुला गए।
तो भूला गए और भूल गए में बड़ा फर्क है जी। तो इस तरीके की बातें होती है। लेकिन टाइप करने में भी क्या होता है कि आप जब BHUL भूल लिख रहे हैं या भूला भी लिख रहे हैं तो वो आ की मात्रा वाला भी शब्द रहता है, उसमें आ वाला भी रहता है, छोटे ओ की मात्रा भी रहती है, बड़े ओ की भी रहती है। उसमें फिर आपको उसको चुनना पड़ता है, यानी सेलेक्ट करना पड़ता है। बिल्कुल। तो इन सब चीजों के लिए सतर्क हो जाइए थोड़ा सा भी, और हमें बताइए क्या और आपको क्या लगता है। तब तक हमें गीत सुनते हैं, बिल्कुल। है ना। कभी मुझे लगे कि जैसे सारा ही ये जहां है जादू, जो है भी और नहीं भी है ये फिजा घटा हवा बहार मुझे करे इशारे कैसे कहूं कहानी मैं इनकी, जो भी मैं कहना चाहूं बर्बाद करे अल्फाज मेरे, अल्फाज मेरे। ओ या ओ या ओ या मैंने ये भी सोचा है अक्सर, तू भी मैं भी सभी है शीशे, खुदी को हम सभी में देखें। नहीं हूँ मैं तो फिर भी सही गलत तुम्हारा मैं, मुझे पाना पाना है खुद को, जो भी मैं कहना चाहूं बर्बाद करे ख्वाब मेरे,
तो बुआ जी, जिस तरह से अर्थ का अनर्थ हो जाता है, हमारे कई साथियों ने बहुत सी बातें लिख भेजी हैं, यानी इनको भी कभी ना कभी इस तरह से अर्थ अनर्थ का सामना करना पड़ा है। हमारे एक साथी कहते हैं, अर्थ का अनर्थ निकालना एक ऐसी चिंगारी है जो कानों में नहीं सीधे मन में उतर जाती है। मैं तो सिर्फ उसी का जिम्मेदार हूँ जो मैंने कहा है, उसका नहीं जो आपने समझा है। रिश्ते बरकरार रखने की एक ही शर्त है, किसी भी बातों के अर्थ का अनर्थ नहीं लगाएं। तो वो मना कर रहे हैं इस तरह से, लेकिन हाँ, जिनको कुछ का कुछ समझना होता है वो तो समझ जाते हैं। लेकिन हम लोग तो बात कर रहे हैं कि अगर सचमुच अर्थ का अनर्थ तो कोई लगाता है, लेकिन आप जब भेज रहे हैं तब आप क्या अनर्थ कर रहे हैं ये आपको नहीं पता चलता। कई बार खासतौर पर सोशल मीडिया में जब कमेंट्स करते हैं, उसके मामले में कह रहे हैं कि कभी कुछ और बात होती है या कभी कुछ अलग ही विषय होता है, उससे बिल्कुल हटकर हम कुछ अलग ही कमेंट करके चले जाते हैं। या हो सकता है किसी और बात पर हम गुस्सा हैं और हमने वहां आकर वहां पर जाकर कमेंट कर दिया इसी तरह से। तो भाई इस चीज का ख्याल रखिए। और कभी कभी तो ये भी होता है कि हम कभी कभी अपने व्यक्तिगत जो है किसी से रिश्ता भी बनाने लगते हैं, ऐसे सोशल मीडिया पर भी होता है। ये भी होता है कि हम किसी खास को टारगेट करते हैं, हर तरीके से, चाहे वो अच्छाई के तौर पे हो या कभी कभी बुराई के तौर पर हो। जैसे तुमने नाराजगी की बात कही जी, तो भाई इसके विपरीत प्यार मोहब्बत भी तो जता देते हैं। हाँ, कई बार हमें ऐसा लगता है कि हम किसी भी व्यक्ति को कुछ भी कह सकते हैं जी। हम अपने दिल का हाल ऐसे खुल के बता देंगे और सामने वाले को उसे स्वीकारना चाहिए। ये जो हमारी एक होता है ना कि सामने वाले को स्वीकारना चाहिए, सामने वाले को सोचना चाहिए कि अरे भाई, हम इतना तुम्हें पसंद करते हैं और हमने इस तरह से बता दिया, तो क्यों तुम उसको फिर गुस्सा क्यों हो रहे हो, गुस्सा क्यों हो रहे हो? तो इस तरह से होने लगता है। अच्छा, ऐसा नहीं लगता कि ऐसे लोग हर दूसरे आदमी को इस तरह से दिल का हाल बताते हैं? बिल्कुल, या दिल फेंकते रहते हैं, कहना जी कह सकते हैं। लेकिन एक बात ये भी होती है, जैसा कि आपने कहा बुआ जी, कि महिलाओं को, लड़कियों को ये बात पता चल जाती है कि कौन सा व्यक्ति किस तरह की नजर रखता है और किस तरह की बातें करता है। वो भले अलग अलग रिश्ते बनाकर उसकी आड़ में वो बातें करते हों, द्व्यर्थी चुटकुले भेज देते हों, इस तरह की जो बातें करते हैं, इसके बारे में उन्हें पता चल जाता है। लेकिन जो आसपास जो पुरुष होते हैं उन्हें भी तो पता चल जाता है ना कि भाई ये व्यक्ति जो है वो आए दिन अलग अलग महिलाओं के पोस्ट में जाता है और इस तरह की कमेंट्स करता है, या सार्वजनिक पोस्ट पर जाकर भी इस तरह से किसी महिलाओं को टारगेट करता है। ऐसा लगता है तुमको कि उनको समझ में आता है? आना तो चाहिए, क्योंकि लेकिन जिस तरह से वो कुछ भी नहीं कहते, उससे ऐसा लगता है कि शायद उन्हें ये जो जो भांपने वाली जो शक्ति है वो थोड़ी कहीं कहीं कमजोर हो रही है जी। लेकिन फिर भी किसी एक खास का नाम लिखकर बार बार भेजना हमारे और साथियों को अगर समझ में आता है जी, तो हमें लगता है तुम ये कहना चाह रही हो कि उनको विरोध करना चाहिए। बिल्कुल, उन्हें एक तरह से, आप अगर एक स्वस्थ माहौल में रहते हैं, आप ये सोचते हैं कि एक किसी भी संस्था हो, या जैसे मान लीजिए हम विविध भारती की बात करें, या ऐसी किसी भी संस्था में आप देखते हैं कि कोई व्यक्ति है जो इस तरह से कमेंट करके एक व्यक्ति को टारगेट करता है, या एक व्यक्ति को बार बार कुछ इस तरह की बातें करता है जो शालीनता नहीं होती है, या यूं कह सकते हैं कि अपने मन की बात, या यूं कह सकते हैं कि व्यक्तिगत संबंध जैसे बनाने वाली बात हो गई, उसको इस तरह से टारगेट करने का मतलब ये हो जाता है कि किसी एक खास पर अगर आप निगाह रख रहे हैं तो वो गलत है। और बिल्कुल सही तुमने कहा कि इस तरह से ध्यान रखना चाहिए। और एक हम लोग अब जैसे उदाहरण की ही बात चल रही है, जाहिर है कि हम अपने इस प्लेटफॉर्म की बात करेंगे, या हमने शहर की बात की, या और भी जगह की बात की, या किसी संस्थान का होता है, किसी कॉलेज का अपना प्लेटफॉर्म होता है, तो वहां पर व्यक्तिगत बातें लोग करने लगते हैं। और उसमें फिर अन्य लोगों को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि किस उद्देश्य से ये प्लेटफॉर्म बना है। तो आपको मंच मिला है, इसका मतलब नहीं कि हर कुछ कहने की आपको आजादी है। अगर कहते हैं तो फिर ठीक है, फिर विरोध का भी सामना करने के लिए तैयार रहिए, है ना। फिर ऐसे में आप नाराज हो जाते हैं कि हमें ऐसे क्यों कर दिया गया, हमें वैसे क्यों कर दिया गया, क्योंकि हमें लगता है सोशल मीडिया पर एक तो है ना कि उसको बैन कर दिया जाता है, ब्लॉक कर दिया जाता है ना, तो फिर दुख लगता है कि ये हमारे साथ अन्याय है। तो आज़ादी हम अपनी ज़रूर देखते हैं, लेकिन किस हद तक बोलने की आज़ादी हमें मिली है ये भी हमें देखना हो चाहिए, क्योंकि दूसरे को भी खुश रहना जो है वो उसको मतलब उसकी स्वतंत्रता है कि वो खुश रहे। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हमारी बात से वो दुखी है तो जाहिर है कि हम उसकी आज़ादी छीन रहे हैं। तो ये हमारा उत्तरदायित्व है कि हम वो आज़ादी न छीने। फिर हमारे बहुत सारे साथियों ने और भी कुछ लिखकर भेजा है ना। बिल्कुल, हमारे साथी लिखते हैं कि अर्थ का अनर्थ होते सिर्फ एक पल ही लगता है। 2-3 दिन पहले की बात है, मैंने बेटी के लिए कुछ अच्छे भाव से ही अपनी सास को उसके बारे में बताया। शाम होते होते तक उस बात का अर्थ ही सासू माँ ने बदल दिया और बेटी को फोन करके कुछ दूसरे ही भाव में बता दिया, जिसको अर्थ का अनर्थ कहते हैं, और बेटी नाराज हो गई। अच्छा भाई देखो, ऐसा एक बात यहाँ पर ये भी बड़ी महत्वपूर्ण है कि फोन करके इस तरह से बताना जो है वो वाकई और गड़बड़ है, क्योंकि सामने रहिए अगर आप
तो बहुत सारी चीज़ों को संभालने की गुंजाइश रहती है, लेकिन फ़ोन पर एक सीमित स्थिति में ही आप बात कर सकते हैं। जैसे कि लंबे पॉज नहीं ले सकते जी। भाई, अगर आप सामने बात कर रहे हैं तो चलिए, बहुत कुछ आपको बुरा लगा, गुस्सा आ गया, तो आप आराम से 2 मिनट 3 मिनट बैठ सकते हैं, रुक सकते हैं, पानी पी सकते हैं, फिर अपनी बात कर सकते हैं जब मन ठंडा हो जाए। लेकिन फ़ोन पर ये सुविधा नहीं होती है, और उस जोश में, उस परेशानी की स्थिति में, उस मनः स्थिति में जब हमारा विवेक समाप्त हो चुका होता है, तब हम बात करते हैं तो बिगड़ने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। बिल्कुल। तो जब भी ये स्थिति आए तो कृपया फ़ोन पर बात करके ना करें इसे। आप चाहे तो संदेश लिख सकते हैं, लेकिन बार-बार उस संदेश लिखें, को फिर पढ़ें, उसमें और गड़बड़ी ना हो जाए। क्योंकि अगर आपने बोल के संदेश लिखने की आपकी आदत है तो जरूर उसको बार-बार पढ़ लें और उसके बाद ही भेजें। पता चला कहीं का कहीं कुछ और लिखा गया, तो जो स्थिति बिगड़ने से आप बचाने के लिए वो संदेश लिख रहे हैं, वो स्थिति और भी ज्यादा बिगड़ सकती है। हमारे एक साथी लिखते हैं कि फलसफा प्यार का तुम क्या जानो, तुमने कभी प्यार न किया। फलसफा पियानो का तुम क्या जानो, जिसने कभी पियानो ना बजाया। लेकिन इतना तो जरूर जानते हैं, पियानो सुनकर दिल मचलता जरूर है, धीरे धीरे मचल ए दिले बेकरार, कोई पियानो बजाने आता है। क्या तो अलग अलग गानों को मिलाकर इन्होंने एक कैसे तरन्नुम बना दिया है इन्होंने। हमेशा आप यही करते हैं हमारे एक साथी। और हमारे एक साथी ने ये भी लिखा है कि पियानो में जो काली सफेद वो होती है ना, कुंजियां या जो हम लोग बात कर रहे हैं, तो वो ये बताती हैं कि काला रंग जो है वो दुख का प्रतीक है, और ये मतलब पूरी जिंदगी का फलसफा ये भी बताती हैं, और सफेद जो खुशी का। लेकिन जो काला भी बजा लेता है, यानी दुख में भी जो चलता है, तभी संगीत निकलता है। या तो ये बड़ी अच्छी बात आपने कही कि जिंदगी पूरा जीना सिखाता है। तो पहले एक और गीत सुन लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। महकी महकी हवाएं सुन लो क्या गाए, धीमे धीमे हौले हौले चलो ख्वाबों की ये राहें, संग तिहारे चलते जाए, मंजिल आए या ना आए, संग तिहारे चलते जाए, मंजिल आए या ना आए। धीमी धीमी महकी महकी हवाएं सुन लो क्या गाए, सरसराए छू के जाए, बहती हवा को कोई थाम न पाए, इस सफर में दुख सुख सारे जिंदगी की गठरी में बांध के लाए, खुशियाँ आंसू सपने खोए बिछड़े अपने हमको याद आए, भीनी भीनी महकी महकी हवाएं सुन लो क्या गाए, धीमे धीमे हौले हौले चलो ख्वाबों की ये राहें। मन की गली में चोर छुपा है, निस दिन चाहे है क्या कैसे बताए, हिचकिचाए तड़पा जाए, दिल की बातों को होठों पे न लाए, दिल की बातें जितनी आंखें कहती अपनी तू पढ़ ना पाए, भीनी भीनी महकी महकी हवाएं सुन लो क्या गाए, धीमे धीमे हौले हौले चलो ख्वाबों की राहें, संग तिहारे चलते जाए, मंजिल आए या ना आए, संग तिहारे चलते जाए,
बुआ जी, जो अर्थ के अनर्थ की हम बात कर रहे हाँ। हैं, तो हमारे एक साथी कहते हैं कि कभी-कभी तो एक कॉमा भी गलत जगह लग जाए तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। बिल्कुल सही उन्होंने कहा। जैसे कि हमने पहले भी बताया था कि जैसे कहीं बोर्ड पर लिखा था आज कार्यालय बंद रखा जाएगा, तो थोड़ा सा जो र था वो रखा वाला जो था इधर आ गया, खिसक गया बंद के साथ। तो उसमें लिखा गया, पढ़ने वालों ने यही पढ़ा और वही पढ़ने में आ भी रहा था कि आज कार्यालय बंदर खा जाएगा। तो सबने ये सोचा कि कल क्या आज होगा। कार्यालय बंदर खा जाएगा, तो खुश थे लोग जी। खत्म। लेकिन अभी भाई देखो, हमारे एक साथी ने, लगता है हम ही लोगों की जो गलती, हम लोगों ने शुरू में 88 वाला किया ना कार्यक्रम, उस पे इन्होंने लिख दिया कि हिंदी अंकों को बोलने में भी अर्थ का अनर्थ हो जाता है। अच्छा, एक बात और बड़ी मजेदार चल रही है आजकल। लोग पूछते हैं कि 71, 72 और 69 में सबसे बड़ा कौन है? तो बकायदा लोग बताते हैं 69 सबसे बड़ा है, जबकि 69 69 है, तो वो सबसे छोटा है, लेकिन बताते हैं कि नहीं 69 सबसे बड़ा है। ये सोचिए बुआ जी, पर किसने ये नाम रख दिए? थोड़ा ऐसे रखना चाहिए था जो हमें याद रहे अच्छी तरह से। देखो, अगर अच्छे से पढ़ाई कर लोगी ना बचपन से, तो अब तो कर लोगी, क्या कहें, करना चाहिए था जी, लेकिन अभी भी किया जा सकता है। थोड़ा सा संख्या को ध्यान से याद रखें। और हमारे एक साथी ने, संदेश मिल नहीं रहा है भाई नेहा, तुम कह तो रही हो बार बार पढ़िए पढ़िए पढ़िए, वो वाला अब मिल ही नहीं रहा है। इन्होंने लिखा था कि सोशल मीडिया में तो भाई हम नहीं जानते, लेकिन इन्होंने ये लिखा है कि शादी ब्याह में अक्सर ऐसा हो जाता है, और कहीं की शादी थी, गांव की, थोड़ी व्यवस्था कम थी, तो हमने कहा भाई हमारी दिक्कत होती है, सोचना पड़ेगा। तो लोगों ने ये उड़ा दिया कि अब देहात की शादी हमें पसंद नहीं है, देहात में जाना हमें नहीं पसंद है। फिर अगले बार उन्होंने हमें बुलाया नहीं, इग्नोर कर दिया। तो भाई इस तरीके की बातें जो है, अगर किसी ने थोड़ा सा अपनी परेशानी बताई तो इसका मतलब नहीं कि वो वहां जाना ही नहीं चाहते। तो हाँ, हमारे एक साथी मिल गया, इन्होंने बताया था। उन्होंने लिखा कि इन्होंने लिखा कि परिवार में सभी लोग अर्थ का अनर्थ करते हैं। किसी शादी ब्याह फंक्शन में जाने की बात थी, हमारे मुंह से निकला शादी ब्याह में थोड़ी बहुत दिक्कत हो तो चलता है, कोई बात नहीं, देहात हो या शहर, पर एकदम से कोई इग्नोर करता है तो बड़ा बुरा लगता है। वैसे जगह पर मैं नहीं जाना चाहती हूँ। अब जिसे मैंने बोला, उन्होंने इस बात को तोड़ मरोड़ कर अर्थ का अनर्थ करके बोल दिया, और देहात की शादी में नहीं आना चाहती, उसे बहुत दिक्कत होती है, ऐसा बता दिया। अगले फंक्शन में उन्होंने मुझे सचमुच इग्नोर कर दिया, सिर्फ एक कार्ड भेज दिया, बाद में उलाहना शुरू। सुनकर तो मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने उन्हें सही तरीके से बताया कि मैंने ये बात बोली थी, आप विश्वास कीजिए, लेकिन आप विश्वास कीजिए न कीजिए, पर बोलने वाले ने तो कान में जहर घोल दिया। लोग कहते हैं सोच समझ कर बोलना चाहिए। कौन सा पैमाना है जिससे नाप तोल कर बोला जाए कि किस बात का अर्थ का अनर्थ नहीं होगा? देखिए, हमारे एक और साथी ने उनका जवाब लिखा। वो कह रहे हैं कि कुछ लोगों की आदत होती है, वो अर्थ का अनर्थ करके ही मानते हैं। मतलब आप कहे तो कुछ भी जाएं, पर उन्हें तो कहना होता है जो अपनी मर्जी से वो वही कहते हैं। वो आप बोलिए कुछ और वो कहेंगे कुछ, आप कहेंगे 3 वो कहेंगे 5। तो इसलिए ऐसे लोगों से शायद हम ये कह सकते हैं कि इस तरह के लोगों के बारे में हम जान सकते हैं, और जिनसे जो बात करनी हो उनसे सीधे सीधे ही बात की जाए तो ये एक अलग हो जाता है। लेकिन क्योंकि मानवीय स्वभाव है, हम आपस में बातें करते हैं, इसीलिए तो बना है कि 3-5 करते हैं कुछ लोग। वो ऐसे ही लोगों के लिए लिखा है जो 3 का 5 करते हैं, उन्हीं के लिए ये मुहावरा बना है। बहुत कुछ लोग 3-5 करते हैं, तो भाई 3-5 ना करिए, और जहां ऐसी स्थिति आ रही है भैया 9-2-11 हो जाइए, ज्यादा बेहतर है। और कोशिश यही करें कि खास तौर से किसी और के कान में जहर ना घोलें, और किसी सोशल मीडिया पर ख्याल रखें कि किसी और का दिल तो नहीं दुख रहा है आपके संदेश से। बिल्कुल, है ना? और जब भी आप कोई बात किसी से करते हैं तो आप खुद तो सोचिए, खुद को तो एक तराजू में तौलिए, पैमाने पर तौलिए कि आप सही बोल रहे हैं या नहीं। और दूसरी तरफ आपको अगर लगता है कि सामने वाले ने ऐसा ऐसा कहा है इस बात को, जैसे वो शादी की बात ही है कि वो नहीं जाना चाहती क्या, तो वो एक बार आप उनसे पता कर लीजिए कि क्या आप सच में इस तरह से कह रही हैं इस बात को। हमने इस तरह से समझा है, या आपको क्या तकलीफ है, क्यों नहीं जाना चाहती। ये थोड़ा विस्तार से, ऐसी मौकों पर ये जो सांकेतिक चीजें उस पर नहीं चलता, उसमें आप विस्तार से बात करिए, है ना? बिल्कुल। अच्छा, कभी अच्छा एक बात और बड़ी मजेदार है, कभी कहीं और का जिक्र कर दो कि फला जगह गए थे तो थोड़ी दिक्कत हुई थी, उस शहर में ऐसा ऐसा हो गया था, या हमें अटैच लैट्रिन बाथरूम नहीं मिला तो थोड़ी दिक्कत हुई, या हमें गर्मी बहुत लगती है। तो वो तो उड़ा ही देंगे कि भाई गर्मी में तो शादी में आएंगी ही नहीं, या कोई भी फंक्शन तुम करोगे तो तुम्हारे बहुत गर्मी पड़ती है, वो नहीं आएंगे। तो भाई इस तरीके की बातें जो है वो जिस व्यक्ति की है उसके मुंह से आप सुने या सीधे समझे, और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कृपया समझ लें, तब कुछ या तो ना बोले।
आपके पास अपनी भी तो बहुत सारी बातें करने के लिए, तो आप वो वाली बातें कर लें उस वक्त नहीं, में। अब न्योता देना तब क्या करेंगे। अब माने किसी ने कभी कहीं हमने सुना था कि नेहा ने कहा कि भाई हमें समंदर के किनारे नहीं पसंद है, तो हमने कहा कि हमारी बिटिया की शादी तो समंदर के किनारे, तो नेहा तो नहीं आएंगी। तो इसमें ये हमारा वाला में घाटा हो क्या गया ना, किया? पार्टी नहीं मिली। तो फिर बताओ, तो अब इसमें क्या किया जाए? अब इसमें ये किया सीधे जाए नेहा कि से पूछा आप जाए हाँ, कि भैया देखो बिटिया, ऐसा है कि यहाँ पर जो फंक्शन है ये समंदर के किनारे, तुम्हें पसंद है कि नहीं, आओगे कि नहीं? और ये नेहा का फर्ज बनता है कि वो सामने सामने बताए कि वो आना चाहती कि नहीं, बजाय टाल मटोल के। जी हाँ। और अब समय भी इस तरह से हो गया कि हम टाल मटोल करके आगे नहीं बढ़ सकते। जी। तो लेते हैं आप सभी से इजाजत। नेहा शर्मा और प्यारी बुआ का नमस्कार। सखी सहेली। सखी सहेली।